नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम चीन में एससीओ की बैठक में भारत के कड़े रुख और बांग्लादेश में लगातार इतिहास के साथ खिलवाड़ पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आज की अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में गरजे राजनाथ सिंह। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का किया आह्वान। आतंकवाद से संबंधित चिंताओं पर एक देश ने जताई थी आपत्ति, जारी नहीं हो सका साझा बयान। भारत की अंतरिक्ष में ऐतिहासिक छलांग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। कहा यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि सभी की सामूहिक उपलब्धि। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध अपराध के तहत रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मुकदमा चलाने पर दिया जोर। रूस और यूक्रेन ने की एक बार फिर युद्ध बंदियों की अदला बदली। संघर्ष विराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का बड़ा बयान। अमेरिका को दी ईरान पर हमले न करने की चेतावनी। कहा किसी भी हमले की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले को नजरअंदाज करने को लेकर चीन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य जारी किए बिना ही समाप्त हो गया। सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही। यह रिपोर्ट देखिए। आतंक पर फिर बेनकाब पाकिस्तान, चीन में गरजे राजनाथ सिंह। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई लताड़, गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। आतंकिस्तान के नाम से दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पर किरकिरी जारी है। फिर चाहे यूएन हो या एससीओ, हर जगह उसकी छवि और दागदार होती जा रही है। इस बार तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सबसे जिगरी दोस्त चीन की धरती से ही उसको लताड़ लगाई, जिसे एससीओ सदस्य देशों के साथ साथ पूरी दुनिया ने सुना। राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज भी क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और कुछ देश अब भी इसे राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनाथ ने कहा किसी भी प्रकार के आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसे अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांटा जा सकता है। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. रक्षा मंत्री ने भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए कहा कि सभी एससीओ देशों को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आतंकी नेटवर्क को समर्थन, पनाह और फंडिंग देने वाले देशों की पहचान और जवाबदेही तय होनी चाहिए। राजनाथ सिंह का यह बयान न केवल भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत अब और मुखर होता जा रहा है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के सामने। वहीं बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन राजनाथ के बयान के बाद उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। राजनयिक हलकों का मानना है कि भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया है।
इस बीच एससीओ सदस्य देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण साझा दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। भारत चाहता था कि आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को उस दस्तावेज में समाहित किया जाए, लेकिन एक विशेष देश को यह स्वीकार नहीं था। परिणाम स्वरूप संयुक्त वक्तव्य को अपनाया नहीं गया। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, सबसे पहला सवाल ये कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह का रुख दिखाया वहां पर एससीओ की बैठक में, इसको लेकर के क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो भारत की रीति नीति रही है आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को बहुत सख्ती के साथ में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने इस बात को रखा। और जो एक जुगलबंदी तैयार हुई है एक टेरर स्टेट और टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट की, वो जुगलबंदी को एक तरीके से उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान तो लश्कर तैयबा आइडेंटिफाइड एक टेररिस्ट ग्रुप है, यूएन लिस्ट में है, और उन्होंने पहलगाम अटैक की जो जिम्मेदारी ली, उसके एविडेंसेस वो पाकिस्तान बेस्ड है। लेकिन चाइना और तुर्की और बाकी जो देश हैं वो पाकिस्तान को जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और मुझे लगता है कि एससीओ जैसे पटल पर राजनाथ सिंह जी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। और जहां तक बात है डॉक्यूमेंट साइन करने की बात है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को जोर दिया कि जब तक पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, जो प्रॉक्सीज हैं, जो वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और पहलगाम की इंसिडेंट को एससीओ के डॉक्यूमेंट्स में और डिक्लेरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए नल वॉइड है, हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, हम इस पे साइन नहीं करेंगे। जहां तक बदमाशी की बात है, तो देखिए, बात मान के चलिए कि जो टेरर का एक नेक्सस क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान अपने घर के आतंकवाद में उलझा हुआ है। जिस तरीके से तहरीक तालिबान या बलूचिस्तान में जो टेररिज्म और जो आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी जा रही है, और जो वहाँ पे जो अत्याचार पंजाबी मुहाजिर कोठरी का बलूचिस्तान में बढ़ रहा है, उस पर दूसरे राष्ट्र पर टोपी रखने की बात आ रही है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो डीप स्टेट है, एक तरीके से जनता की, आवाम की आवाज़ को बिल्कुल एकदम दमनकारी नीतियों के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उस इंसिडेंट को, बलूचिस्तान के इंसिडेंट को, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में रखने की दलील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही अपनी सूझबूझ और कठोरता के साथ में इस बात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखा और एससीओ के देशों के सामने रखा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। और वाकई में जो दमन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अर्बन और ट्राइबल के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, उसको आप दूसरा रंग देके और उसको अंतर्राष्ट्रीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज दिया है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में जो हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के माध्यम से हम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक, जो टेरर अटैक हुआ, उसको दुनिया के सामने उजागर करने, डिफरेंट डेलीगेशंस के माध्यम से हम कर रहे थे। उसी कड़ी में मुझे लगता है कि श्री राजनाथ सिंह जी ने ये बात बहुत स्ट्रांगली एससीओ सबमिट में रखी। और ये जो हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि हम आतंकवाद को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और किसी भी देश में अगर आतंकवाद की गतिविधियां होती है उसका भी हम स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। और यही बात वहां पे भी लागू होती है कि जब इजराइल पे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, हमास ने किया, भारत ने स्ट्रांगली इस चीज को, तो आप लेकिन चाइना, चूंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और चाइना बेसिकली जिस तरीके से एक रॉक स्टेट को सपोर्ट करता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो अभी हाल ही में पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए कि कहते हैं दे आर ऑल वेदर फ्रेंड। वो इसलिए ऑल वेदर फ्रेंड है कि दोनों ही अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में विश्वास करते हैं, दोनों ही प्रॉक्सीज और वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान बेसिकली या तो आर्मी के माध्यम से चलता है, या इस्लाम के नाम पे चलता है, या असैसिनेशन के नाम पे चलता है।
आवाम का कोई आवाज संजय जी, नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान काफी में। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो हमारे दर्शकों को जानने चाहिए। एक तो ये जो एससीओ समिट थी वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की, इसकी मेज़बानी जो है वो चीन कर रहा था। ये एक अपने आप में एक ऐसा तथ्य है जिसको दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा, अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो पूरी दुनिया जानती है पिछले 6 महीने 7 महीने से बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से जो बलूच लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। और हाल के दिनों में जो हमारे पास खबरें हैं उसके अनुसार जो बलूच अलगाववादी हैं उन्होंने बलूचिस्तान की कई जगहों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन उस बलूचिस्तान के मामले को आतंकवाद से जोड़ना और उसके लिए किसी दूसरे देश को जिम्मेदार ठहराना, और दूसरी ओर जो भारत आतंकवाद की बात फाइनल डिक्लेरेशन में लाना चाह रहा था उसको नहीं लाना, तो ये जुगलबंदी जो है वहां पर देखने को मिली चीन की, पाकिस्तान की, कुछ अन्य देशों की, इसको आप क्या कुछ कहेंगे? ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जिस तरह का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है उसका एक बड़ा उदाहरण। बिल्कुल, आपने सही बात रखा है कि ये एक जुगलबंदी है। मैंने कहा एक रॉक स्टेट की जुगलबंदी है, और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ये देश जो मानव अधिकार हैं या मानव की अपनी जो नीड्स हैं और नैतिकता है उसको भूल के आतंकी संगठनों के साथ में खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जग जाहिर है कि जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है वहाँ पे जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है अर्बन रूरल के बीच में, रूरल के बीच में और अर्बन रूरल के बीच में, तो सिंध आप देखिए एक समय आया कि बांग्लादेश बना, क्योंकि बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया और उनके साथ एट्रोसिटीज की, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जिस तरीके से रिजेंटमेंट की वही सिंध प्रदेश में होती है, तो वहाँ पे सिंधु देश की बात चल रही है, जो पाकिस्तान का सिंध है, और वही हालात आज जो बलूचिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। तो बलूच देश की बात चल रही है और पाकिस्तान इस बात को बेसिकली इस बात को समझता है कि जो अलगाववादी वहाँ पे ताकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए जो बात कर रहे हो। थोड़े दिनों में आप देखना जो पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा ऑक्युपाई किया हुआ है, ये भी बार बार वहाँ पे आवाज़ उठाते रहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि जो एक दमनकारी नीति है वहाँ की जो सेना की, उससे सब लोग जानते हैं, और ये बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बार बार आती है। कई बार प्रयास हुआ बलूचिस्तान में अपनी ऑटोनॉमी और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और वहाँ का जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उन्होंने कई मौक़ों पर इस बात को स्ट्रांगली और वायलेंटली इस बात को रखा। वहाँ का जो सबसे बड़ा लीडर था बुगटी, उसको 2005 में इन्होंने असैसिनेट कर दिया। तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और इनकी बलूचिस्तान की अपनी एक सर्काइल एग्जाइल में बनी हुई है, और उस बात को बलूचिस्तान के कोच को बार बार आगे बढ़ाती है। ये दुनिया को समझना चाहिए कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक, न सिर्फ दुनिया को बल्कि चीन जैसे बड़े देश को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ा देश है उसको भी ये समझना चाहिए। उसके बदले चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है इस तरह की नीतियों के लिए। संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो है कि चीन का जो वहाँ का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें बहुत डीप इंटरेस्ट है, और वो बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण है, तो वो आंख बंद करके बिल्कुल चीन कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। संजय जी हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार चल रही है तब से उनका प्रशासन लगातार विवादित फैसले ले रहा है। ये फैसले कहीं ना कहीं बांग्लादेश के इतिहास और वहां की विरासत को ठेस पहुंचा रहे हैं। ताज़ा फैसला 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस मनाने का है। इस दिन मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम प्रशासक की शपथ ली थी। बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में इसे सत्ता के व्यक्तिवादी एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद यूनुस का नया फरमान, नए बांग्लादेश दिवस का ऐलान। क्या इतिहास बदलने की है कोशिश? शेख मुजिब की विरासत क्यों खतरे में? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार एक बार फिर अपने फैसलों को लेकर विवादों में है। अंतरिम सरकार के प्रमुख और मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि वो देश के इतिहास, विशेषकर 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद की वजह बना है हालिया फैसला जिसके तहत सरकार ने हर साल 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। खास बात यह है कि इसी दिन यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इसे सत्ता के व्यक्तिवादी एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और अहम फैसले में 5 अगस्त को विद्रोह दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ये वही दिन है जब पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। इससे पहले यूनुस सरकार ने 5 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। इसके अलावा अंतरिम सरकार ने हर साल 16 जुलाई को शहीद अबू सईद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए छात्रों की स्मृति को समर्पित होगा। यह फैसला भी राजनीतिक और वैचारिक बहस के घेरे में आ गया है। इन घोषणाओं के साथ ही सरकार ने जुलाई और अगस्त को जन विद्रोह की स्मृति में समर्पित करने की योजना बनाई है। इसके लिए एक 36 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस करेंगे। यह समिति 1 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक यानी कि 36 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संगठनों और कई इतिहासकारों ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह निर्णय मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक विरासत को दरकिनार करने और नई राजनीतिक पहचान गढ़ने की कोशिश है। आलोचकों का आरोप है कि यूनुस सरकार नई राष्ट्रगाथा लिखने की कोशिश कर रही है, जो ऐतिहासिक तथ्यों से इतर है। वहीं अंतरिम सरकार का कहना है कि यह आयोजन आधुनिक बांग्लादेश की चेतना को दर्शाने के लिए है और इसका उद्देश्य किसी की भूमिका को कमतर करने का नहीं है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या को लेकर 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन यूनुस सरकार ने इस अवकाश को रद्द कर दिया था। साथ ही यूनुस सरकार ने बांग्लादेशी मुद्रा से शेख मुजिब की तस्वीर को हटा दिया और इसकी जगह हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें लगा दी। बहरहाल, बांग्लादेश में घोषित ये नए दिवस न सिर्फ राष्ट्र के कैलेंडर में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि राजनीतिक विमर्श और जन स्मृति में भी एक नई लड़ाई की जमीन को तैयार कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह नई पहचान का निर्माण है या अतीत से मुंह मोड़ने की साजिश? प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। संजय जी, अब ये बांग्लादेश में हम देख रहे हैं लगातार जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं कई सारे उन्होंने फैसले लिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहाँ पर एक मुहिम चली, उसके बाद लगातार पाकिस्तान के कब्जे से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ा रही थी। अब ये दिवसों की घोषणा की गई है, इसमें सबसे चौंकाने वाला ये है कि 8 अगस्त को उन्होंने शपथ ली थी और उसी दिन नए बांग्लादेश दिवस की घोषणा की है। इसमें साफ साफ 2-3 पहलू है। पहली बात की जो अभी अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, इसको ये कोई लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार नहीं है। इसको ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और ना ही जनता के द्वारा चुनित सरकार है। ये एक खास वर्ग की और खास मानसिकता के लोगों के द्वारा समर्थित सरकार है और वो खास वर्ग और खास मानसिकता धार्मिक उन्माद से ग्रसित है और वो पाकिस्तान के विचार को रिप्रेजेंट करती है। ये बात
साफ साफ है। और ये इस तरीके की जो हरकतें हैं वो इस तरीके के विचार और मानसिकता वाले लोगों ने पहले भी किया। जब बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में हुई, उसके बाद भी संविधान में इन्होंने परिवर्तन किया और जो बंगाली राष्ट्रवाद था उसको बदल के बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, उसमें इस्लाम को कोर के रूप में रखा और साथ ही साथ सेकुलरिज्म को हटा के ऑलमाइटी अल्लाह वर्ड इंक्लूड किया और टॉप प्रियम्बल पे लिख दिया बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम। तो कई तरीके से इन्होंने पहले भी बांग्लादेश की जो अस्मिता है, जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो 1971 का सेकुलर सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद था, बंगाली राष्ट्रवाद था, उसको मिटाने का कई बार प्रयास किया। और 1988 में फिर बांग्लादेश को का जो स्टेट रिलीजन है इस्लाम को घोषित कर दिया। लेकिन दोबारा अभी मौका मिला है, जो शेख हसीना एंटी शेख हसीना फोर्सेस थी, आप ये कई एंटी अवामी लीग फोर्सेस जो पाकिस्तान की विचार और ओल्ड मुस्लिम लीग के विचार से प्रभावित है, उन्होंने जिस तरीके से एक रिवॉल्यूशन किया और 5 अगस्त को जो जमात इस्लाम समर्थित और जिहादी लोगों के माध्यम से स्टूडेंट को भड़का के एक आंदोलन करके उनकी सरकार को हटा दिया। और 5 अगस्त के बाद से जो मंजर देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, वो एक तरीके से दोबारा से 1971 की स्थिति पैदा कर रहे हैं। संजय जी, वक्त कम है, अंतिम सवाल इस मामले में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर काफी दबाव है कि वो चुनाव कराएं। आवामी लीग के ऊपर तो बैन लगा दिया गया है, लेकिन बीएनपी वहां पर है, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं नजदीकी जो नई पार्टी छात्रों की बनी है एनसीपी, उसके साथ है। तो ये जो फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाने के लिए फैसले ले रहे हैं क्या आने वाले चुनावों के लिए? निश्चित रूप से उनको वो भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है एनसीपी के पास में, और बीएनपी भी इनसे बहुत कुछ हद तक आज के दिन सहमत नहीं है। तो ये कभी करिकुलम चेंज करते हैं, कभी नेशनल डे चेंज करते हैं, कभी मॉर्निंग डे को चेंज करते हैं और बांग्लादेश का पाकिस्तानाइजेशन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली इस्लाम का सहारा लेके और जमात इस्लाम और इस्लामिक औक्योजोत और जो रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश में, उनके माध्यम से ये खास एक राजनीतिक दल को फायदा देने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश की जनता इनको इस तरीके के बाज आएगी और उनको देखना दूसरा एक रिवॉल्यूशन के माध्यम से इनको मुंह की खानी पड़ेगी और दोबारा से जो बांग्लादेश की संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में। आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन पहुंचे। चारों एस्ट्रोनॉट का स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्वागत किया। एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से तय समय से 20 मिनट पहले डॉक हुआ। शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा सोवियत संघ के सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध अपराध के तहत रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मुकदमा चलाने पर जोर दिया। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने रूसी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह न्यायालय यूक्रेन और यूरोप की परिषद के बीच एक समझौते के माध्यम से कायम किया जाएगा।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नाटो का रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला रूस की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करेगा। नाटो सदस्य देशों ने बुधवार को अगले 10 वर्षों में सामूहिक रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई। लावरोव ने इसे प्रतीकात्मक कदम बताया और कहा कि इससे रूस की रणनीतिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर युद्धबंदियों की अदला बदली की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार दोनों पक्षों ने बराबर संख्या में कैदियों का आदान प्रदान किया। हालांकि कितने सैनिक शामिल थे इसकी जानकारी साझा नहीं की गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच ये कई दौर की कैदी अदला बदली में से एक है, जिसे मानवीय प्रयासों के तहत अंजाम दिया गया। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई पहली बार सामने आए और सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पर बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका दोबारा हमला करता है तो ईरान पश्चिम एशिया में उसके सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला करेगा। खामेनेई ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को विवादित सीमा क्षेत्रों का दौरा किया। पिछले महीने हुई झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत के बाद हालात बिगड़ गए थे। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर दी थी और सीमा चौकियों को आंशिक रूप से बंद कर दिया था। चीन में गुइझोउ प्रांत में लगातार बारिश के चलते रोंगजियांग और कांगजियांग काउंटी में भयंकर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से रोंगजियांग काउंटी में 6 लोगों की मौत हो गई है। कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। रोंगजियांग काउंटी में करीब 49,000 और कांगजियांग काउंटी में 32,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से निकाला गया है। मेक्सिको के गुआनाजुआओ राज्य के इरापुआतो शहर में त्योहार मना रहे लोगों पर भीषण गोलीबारी हुई। इस दर्दनाक घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब सेंट जॉन द बैप्टिस्ट त्योहार के मौके पर लोग सड़क पर नाच गाना और जश्न मना रहे थे।